हेलो गाइस, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ अपने चैनल पर लर्निंग हब पर। और आज हम पढ़ने जा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट। ठीक है, इसमें लगभग हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसे हाफ एन आवर में कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेन पॉइंट्स के साथ। अच्छा, सबसे पहले पॉइंट आता है इसमें सॉलिड्स क्या आते हैं। सॉलिड्स एक ऐसे मटेरियल या सब्सटेंस होते हैं जिनकी डेफिनेट शेप हो, मास हो और वॉल्यूम हो। डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम हो। तो सॉलिड्स ऐसे सब्सटेंस जिनकी डेफिनेट शेप, मास, वॉल्यूम हो और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड पोजीशन पर अपनी ऑसिलेट करते हैं, लाइक दिस। सपोज करिए एक सॉलिड है, ठीक है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये अपनी जगह पर ही ऑसिलेट करते रहें, अपनी पोजीशन चेंज ना करें। और यही रीज़न बनता है कि सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं ना, जब तक अनसर्टेन कंडीशन ना हो या फिर आपका ड्रास्टिक कंडीशंस ना हो। मान लो होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट जनरली हम माने तो ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, देखते हैं अब आप सॉलिड्स में आपको बताते हैं कि सॉलिड दो तरीके के हैं, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं उन्हें सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कह देते हैं, है ना। वो फ्लो कर, जिनमें फ्लो करने की टेंडेंसी हो, ऐसे सॉलिड्स को अमॉर्फस सॉलिड्स या फिर सूडो सॉलिड्स कहते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। अच्छा जी, अमॉर्फस सॉलिड में आपका इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं। मान लीजिए एक यहाँ है, एक यहाँ हो गया, कहीं भी हो सकता है, ये मिलके एक सॉलिड बना दिया। ठीक है, ये तो जस्ट एन एग्जांपल था। और आपको क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज रहते हैं है ना, तब जा करके एक सॉलिड बनता है। ठीक है, तो अभी तो आपकी थ्योरी रामायण वही चल रही है, आपकी कहानी सुना रहा हूँ अभी तो मैं, मेन चीज़ अभी आई नहीं है। ठीक है, जब आएगी बता देंगे। अच्छा जी, इसके बाद आता है अमॉर्फस का एग्जांपल लेते हैं हम, क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है, क्वार्ट्ज ग्लास अमॉर्फस का एग्जांपल है और क्रिस्टलाइन का एग्जांपल आपका हो जाता है क्वार्ट्ज। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में कुछ वो हैं डिफरेंसेस, जैसे कि अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अगर आप बात करो, अमॉर्फस सॉलिड्स हो गए आपके ये, इधर हम लिख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स में सबसे पहले हम चीजते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है इनका। शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इनका होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसके आप ऐसे समझ सकते हो कि कम ही रेंज तक कांस्टेंट पार्टिकल्स एक ऑर्डरली फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, बाद में फिर डिसऑर्डर, कहीं ऑर्डर फिर डिसऑर्डर, है ना। इसमें कंटिन्यूस लंबे समय तक ऑर्डरली अरेंजमेंट में रहता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस बात करें, ये तो पहले की बात कर ली। दूसरा बात करें अमॉर्फस सॉलिड्स का, जो मेल्टिंग पॉइंट की रेंज, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पर रहती है। रेंज ऑफ टेम्परेचर रहता है फॉर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बात करें क्रिस्टलाइन की, क्रिस्टलाइन में होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को मैं एमपी लिख दे रहा हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में समझ लेना। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका शार्प रहता है, मीन्स पर्टिकुलर अगर 800 केल्विन है तो 800 केल्विन पर ही मेल्ट होगा। और यहाँ पर एक रेंज रहती है, मान लो फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है टेम्परेचर 700 टू 800 केल्विन, इस तरीके से एक रेंज होगी। रेंज यहाँ 50 का भी डिफरेंस हो सकता है कितने, लेकिन रेंज रहेगी। यहाँ पर्टिकुलरली जब ये टेम्परेचर दोगे तभी ये मेल्ट होगा। ठीक है, बात करें थर्ड डिफरेंस की, ये तो दूसरा हो गया। थर्ड डिफरेंस क्या जानते हो आप, एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक नेचर। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो आपका एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और आपका अमॉर्फस होते हैं आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक, क्रिस्टलाइन होते हैं एनाइसोट्रॉपिक।
आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक में डिफरेंस क्या है, आप बताइए, डिफरेंस क्या हो सकता है आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक में? सिंपल सा आप देख रहे हो, आइसो का मतलब आपने पढ़ा होगा, बायो में पढ़ते हो आप, आइसो मीन्स सेम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है मीन्स दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम है। तो आइसो का मतलब है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। और एनाइसो का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर हम सॉलिड को काट करके देखें तो अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आएगी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। और बात करो एमॉर्फस सॉलिड्स की तो इसमें सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में देखें, ठीक है। इनका आप एग्जाम्पल देख लो, चाहे इसमें ही लिख लो, रब करने की भी जरूरत नहीं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आता है आपका सॉलिड है तो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्रिस्टलाइन में क्या आएंगे एग्जाम्पल्स आएंगे NaCl एंड क्वार्ट्ज, ठीक है। एमॉर्फस में आपका क्या आंसर था, क्वार्ट्ज ग्लास। तो भाई ग्लास को ऐसे याद रखना कि क्वार्ट्ज किस में है, क्वार्ट्ज ग्लास किस में है। तो क्वार्ट्ज जो है क्वार्ट्ज ग्लास को आप क्या कहते हो, एमॉर्फस कहाँ मिलता है आपको, और क्या कहते हैं एमॉर्फस को, सूडो सॉलिड्स को और क्या कहते थे, सुपर कूल्ड लिक्विड। आपको पता होना चाहिए कि ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। जब हम ग्लास को कोई आपके घरों में शीशे लगते हैं तो आप देखो कि बॉटम में ग्लास फ्लो करके थिक हो जाता है, वो जो मिरर होता है, ठीक है ना। तो आप उस चीज़ से याद रखते हो कि ग्लास जो है एमॉर्फस सॉलिड आ जाएगा, क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है। तो ये इनके डिफरेंस के बारे में इतना ही था, बेसिक सी हमने नॉलेज ले ली है इनके बारे में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तरह तरह के सॉलिड्स की, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस, है ना, फोर्सेस कैसी है और सब इनके एग्जांपल हम देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। बेसिकली ये क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, ठीक है। वो बात की थी हमने सॉलिड की, पर्टिकुलरली एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन में। इसमें हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन की। तो ये 4 तरीके के होते हैं। पहला आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक एंड मॉलिक्यूलर, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स में क्या खास बात होती है, फोर्स जो होती है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहती है, ठीक है। जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस वो आपस में अट्रैक्ट और रिपेल कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो हाई लैटिस एनर्जी होगी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। इनमें क्या एक चीज़ आती है NaCl, स्पेशली NaCl जो है वो इंसुलेटर रहता है सॉलिड स्टेट में, बट मॉल्टन स्टेट में जाकर के वो कंडक्टर बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि NaCl में मॉल्टन स्टेट में जाकर वो आयंस में टूट जाता है। आयंस जब भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जैसा आप करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में पढ़ते हो। तो भाई आयंस जनरेट होंगे, डिसोसिएट होगा आयंस में, तो फ्री आयंस मिलेंगे मॉल्टन स्टेट में, दैट्स वाई वो कंडक्टर बिहेव करेगा। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो NaCl, MgO, ZnS। अच्छा, बात करें कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड्स की, कोवेलेंट नाम से ही दिख रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, नेटवर्क होगा उनका, ठीक है। एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। तो बच्चे क्या कंफ्यूज कर जाते हैं कई बार कि आयनिक बॉन्ड में सोचते हैं कि आयनिक बॉन्ड की जो वो होगी आपकी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट वो ज़्यादा होगा, नहीं, ज़्यादा तो होगा लेकिन सबसे ज़्यादा किसका होता है, वो होता है कोवेलेंट का, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इंसुलेटर्स रहते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ के आपके ये सारे इंसुलेटर रहते हैं। ग्रेफाइट क्यों इंसुलेटर नहीं है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है।
फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एक, जिसकी वजह से ये कंडक्टर बन जाता है। अच्छा जी, बात करें एग्जांपल्स की, एग्जांपल में डायमंड, ग्रेफाइट आप देख चुके हैं, और क्वार्ट्स। क्वार्ट्स मीन्स SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। बात करें मेटेलिक की, मेटेलिक में क्या आता है, पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो सराउंडेड रहते हैं बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, ये डीलोकलाइज्ड रहते हैं। डीलोकलाइज्ड मीन जैसे कि आप रेजोनेंस में देखते हो कि जिस तरीके से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है ना, कैसे आगे बढ़ बढ़ के ये डीलोकलाइज होते हैं, तो उसी तरीके से आप इसमें भी देख सकते हो डीलोकलाइजेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। बात करें आप इसमें प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टी में हार्ड होते हैं लेकिन मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, मीन इनसे थिन शीट्स में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। गुड कंडक्टर्स होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट आप देख सकते हो। अच्छा, कंडक्टर्स तो होते ही हैं, मेटल वगैरह आपको जानते हैं, मेटल अलॉयज, ठीक है। लास्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्डेड भी हो सकते हैं। फोर्सेस क्या हैं, इसमें वीक वेंडरवाल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। सॉफ्ट होता है भाई, वेंडरवाल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है, तो भाई सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, और आपका इंसुलेटर्स है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप एग्जाम्पल्स, आप देख जितने भी कोवेलेंट नहीं, जितने भी मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं वो आपके सामने, ठीक है। ये तो पोलर हो जाएगा आपका। कमेंट सेक्शन में बताना पोलर है कि नहीं। और ये हो जाएंगे आपके नॉन पोलर। क्या ये चीज़ मैंने सही लिखी है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ चीज़ें मैं आपके लिए छोड़, क्योंकि इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। तो चलिए, ये हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या बात है भाई हमारी, नेक्स्ट बात है हमारी क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स की, ठीक है। हाँ जी, तो बात करते हैं क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स की। क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स में क्या आप देखते हो, इसमें आपको सबसे पहले जानना होता है कि एक लैटिस पॉइंट क्या होता है, ठीक है। लैटिस पॉइंट एक वो पॉइंट होता है, इमेजिनरी पॉइंट इन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, जहाँ पर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या पार्टिकल्स आ सकें। एन इमेजिनरी पॉइंट इन अ 3D सॉलिड स्ट्रक्चर कह सकते हो आप, एट विच constituent atoms or particles can occur। जिस पोजीशन या उस पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम्स हो सकें या मिल पाए या मिलने की संभावना हो, उसे आप कहते हो लैटिस पॉइंट, ठीक है। लैटिस पॉइंट्स रेगुलरली आपका एक ऑर्डर में अरेंज रहते हैं, ठीक है, और ये मिल करके बनाते हैं एक यूनिट सेल। तो यूनिट सेल मान लीजिए हमारी ये हो गई, लैटिस पॉइंट्स के मिल करके यूनिट सेल बनी। यूनिट सेल की क्या खास बात है, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का। स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एनी क्रिस्टल लैटिस, किसी भी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन जो आप देखते हो वो आप देखते हो यूनिट सेल में, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ भाई मैं, ऑफ एनी क्रिस्टल लैटिस। अच्छा जी, अब इन्होंने बताया कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस जो है वो डिफरेंट मतलब यूनिट सेल्स जब आपस में मिल कर के
आपस में मिल जाएं तो वो आपके एक साथ जो जनरेट होता है वो पूरा क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। क्रिस्टल लैटिस बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट सेल्स, इसीलिए यूनिट सेल्स को स्मॉलेस्ट पोर्शन कहा गया क्रिस्टल लैटिस का, क्योंकि यूनिट सेल्स ही हैं जो आपस में कंबाइन होकर के क्रिस्टल लैटिस बनाती हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो क्या, जस्ट इसके बाद चैप्टर फिनिश करना है, क्योंकि हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स की। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स की। ठीक है, तो यूनिट सेल्स जो है दो तरीके की होती हैं, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड। सेंटर्ड में फर्दर 3 टाइप्स की होती हैं। प्रिमिटिव मीन्स जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आपके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं आपके कॉर्नर्स पर। जैसे एक यूनिट सेल है, हम इसी से सारे एग्जांपल्स देखते हैं। ये इस तरीके से एक क्यूबिक यूनिट सेल हमने बना ली है। इसमें आप देखते हो कि अगर सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, 8 कॉर्नर्स होते हैं एक क्यूब के, और सारे के सारे अगर आपके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है तो ये कहलाएगी आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, अगर कॉर्नर्स के अलावा किसी और पोजीशंस पर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर तो हैं ही हैं बट उनके साथ के साथ किसी और पोजीशंस पर भी हैं, तो उसे हम कहते हैं सेंटर्ड। ठीक है, अब ये 3 तरीके की हो सकती हैं। बॉडी सेंटर्ड हो सकती है, ठीक है, ये हो गया आपका बॉडी सेंटर्ड, मीन्स कॉर्नर पर तो हैं ही हैं, कॉर्नर के अलावा भी आपका एक बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट है। एक क्यूब है मान लीजिए, उसकी बॉडी के जस्ट सेंटर पर प्रेजेंट है अगर, तो वो आपका बॉडी सेंटर्ड हो गया। दूसरा बात करें हम फेस सेंटर्ड की, तो फेस सेंटर्ड में हम देखते हैं कि कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है ही है, साथ के साथ आपका दो एक फेस पे भी प्रेजेंट है। जितने भी फेज हैं, जितने भी फेसेस हैं उनके सेंटर्स पर प्रेजेंट है। तो एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो 6 के 6 फेसेस पर ये प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, बात करें एंड सेंटर जो कि लास्ट है, ये क्या कहता है हमसे कि भाई जो भी 2 अपोजिट फेसेस, चाहे ये और ये, चाहे ये और ये, चाहे वो और आगे पीछे, चाहे दाएं बाएं, चाहे ऊपर नीचे, जो भी फेसेस हैं, 2 फेस हैं, दोनों उसके फेस के सेंटर पर कोई भी 2 अपोजिट फेसेस जो होते हैं किसी भी क्यूबिक लैटिस में, उनके एक एक एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, दोनों अपोजिट फेस पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंड सेंटर। तो ये हमारी हो गई टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। नेक्स्ट उसमें बात करेंगे हम कि एक्सियल डिस्टेंसेस और एक्सियल वो, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक्सियल डिस्टेंसेस एंड एक्सियल एंगल्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ना आपका ना अपना। तो इसीलिए जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो, हमारे चैनल पर ही मिल जाएगी, है ना। उसके बाद एक्सियल एंगल्स, उसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं उसकी भी। नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, इसमें ज़्यादा लिखने का नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स, इसलिए पॉज नहीं करिए। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। सबसे पहले हमारी बात आती है प्रिमिटिव यूनिट या क्यूबिक यूनिट सेल की। प्रिमिटिव या फिर क्यूबिक यूनिट सेल की, तो इसमें आप देखते हो कितने एटम हो सकते हैं। भाई एक क्यूब है, तो क्यूब प्रिमिटिव में क्या था, एक था, ये सारे उस पर था कॉर्नर पर एक एक वो। तो होता क्या है कि प्रिमिटिव जो एक क्यूब रहता है ना, वो अपनी चारों ओर उसके 8 क्यूब रहते हैं। ठीक है, तो इस क्यूब के चारों ओर 8 क्यूब हैं, तो इस क्यूब में कितना हो गया, 8 × 1/8
8, यानी कि ये जो वो है आपका एक जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, ये 1/8 पार्ट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है एक क्यूब का। तो जब इसे हम क्रॉस आउट करेंगे तो हमें मिलता है कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में एक एटम होता है। आपके काम की चीज़ ये है और ये है, आप इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। ये ना तो एग्ज़ाम में पूछी गई है, इसका रीज़न आपको बस डायरेक्ट ये पता होना चाहिए भाई इसमें इतने एटम है, ठीक है, बात खत्म। इसके बाद आप बात करते हो बॉडी सेंटर्ड की। बॉडी सेंटर्ड की अगर हम बात देखें, बॉडी सेंटर्ड में आपको देखने को मिलते हैं 2 एटम। रीज़न फिर भी बता देता हूँ मैं। मान लीजिए क्यूब है, इस बार क्यूब थोड़ा हाई फाई बन गया, थोड़ा सही से बनाते हैं, ठीक है। ये क्यूब है तो क्यूब में कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, साथ में आपका एक बॉडी सेंटर्ड पर भी होगा। बीसीसी का केस है क्योंकि, तो बॉडी सेंटर्ड का एक, बॉडी सेंटर के अलावा क्या कहलाएगी अगर बॉडी सेंटर्ड पर नहीं होता? प्रिमिटिव कहलाएगी। तो प्रिमिटिव में क्या था? एक। तो टोटल कितने हो गए? 2 एटम, इसलिए तो 2 आए हैं जो हमने यहाँ लिखा था डायरेक्ट। आपको ये याद रखना है कि बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम होंगे। तीसरी बात करते हो फेस सेंटर्ड की। फेस सेंटर्ड में क्या हाल होगा? फेस सेंटर्ड पर हो गए आपके 6 के 6 फेसेस पर एक एक वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो 6 के 6 फेसेस पर जब एक एक वो प्रेजेंट होगा, फेस कितने? 6, ठीक है। अब प्रेजेंट कितने? 6, ठीक है। जो फेज होता है क्यूब का वो हाफ कॉन्स्टिट्यूट करता है, हाफ ऑफ द क्यूब में। मान लीजिए एक फेस है क्यूब का, ये ऊपर का फेज ले लिया हमने, ठीक है। तो इसमें जो पार्टिकल होगा, इस ऊपर के फेज में जो पार्टिकल होगा फेज के सेंटर पर, वो क्यूब के जो हाफ कॉन्स्टिट्यूट करेगा, हाफ नीचे की तरफ, हाफ ऊपर। तो क्यूब बेसिकली, क्यूब में जो एक फेस सेंटर वाला एटम होता है वो हाफ एटम होता है, ठीक है। और फेस कितने? 6। तो फेस सेंटर्ड में 3 हो गए, और एक क्या था आपका? कॉर्नर पर भी होंगे। तो कॉर्नर में प्रिमिटिव कहलाएगी। प्रिमिटिव में कितना होता है? 1। तो फेस सेंटर्ड में आपके 4 एटम हो गए। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं। तो ये तो होगी एटम्स की बात। अब बात हम करेंगे क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर इन क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स में किस तरीके से स्ट्रक्चर क्लोजली पैक्ड रहते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। ये आप देख लीजिएगा, ये फ़ोन थोड़ा शिफ्ट हो गया था, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स की। क्लोज पैकिंग क्रिस्टल्स में आप देखते हो, सबसे पहले 1D की बात करें तो 1D में आप देखते हो कि एक सिंगल लेयर होती है जिसमें एक एटम के अराउंड 2 एटम होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को आप कहते हो क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप किसे कहते हो? कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर होता है जिसमें हम एक एटम के रेस्पेक्ट में ये बताएं कि वो एटम किन 2 एटम्स को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये एटम जो है 2 एटम्स को टच कर रहा है, तो इसीलिए इस टाइप की पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। दूसरी में बात करें 2D में, 2D मीन्स यही एक सिंगल लेयर को हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, ठीक है। 2D में भी 2 तरीके की होती हैं। एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है भाई। तो इस चीज़ में आप देखते हो कि 2 तरीके के हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहा? क्योंकि इसमें एक एटम 4 एटम को वो करा और एक ये स्क्वायर की शेप बना रहा है, ठीक है। इसे हेक्सागोनल क्यों कहा? क्योंकि एक एटम 6 एटम को टच कर रहा है और इसमें क्या शेप बना रहा है? एक हेक्सागन की। इसका कोऑर्डिनेशन क्या आपको दिख रहा है? क्या 6 कह सकता हूँ मैं? बिल्कुल सही बात है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिख रहा है? क्या मैं 4 कह सकता हूँ? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। इसमें एक बॉडी सेंटर्ड भी देखते हो आप 2D में ही। 2D में क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड बनाने के लिए 2, मान लो एक एटम्स ए हैं और दूसरे एटम्स हैं बी,
तो ए एटम से हमें गैप देना पड़ेगा। यहाँ तो कंटिन्यूस है, यहाँ हमें थोड़ा गैप दे के बनाना पड़ेगा जिसके इसके बीच में बी एटम्स आ पाए और उन्हें ही आप सेंटर्ड एटम्स कहते हो, ठीक है ना। ये सेंटर्ड एटम्स बन रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात हमारी ये हो गई। तीसरी बात करें 3D क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि जो 2D की लेयर्स हैं, ये एक लेयर बन गई, 3 उसकी टाइप्स की होगी, ये लेयर्स हैं। एक पहले तो हमने क्या किया, एक ये है, इस पर बॉल रख दी, 1 2 3 4 1D हो गया, एक बॉल रख दी, एक बॉल की लाइन, ठीक है। दूसरे में क्या हुआ 2D में, इन बॉल्स की 3 लाइन रख दी कंटिन्यूसली, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ठीक है। तीसरे 3D में क्या हुआ, ये जो 3 लाइन की वो थी एक वो लेयर बनी, इसके ऊपर फिर से 3 लाइन की लेयर रख दी और उसके ऊपर फिर से 3 लाइन की लेयर रख दी, उसे कहते हैं स्टैकिंग ऑफ 2D लेयर्स ओवर ईच अदर, ठीक है। ये 2 तरीके की होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी कहते हो, या CCP और FCC एक ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में AB टाइप की वो देखी जाती है लेयर्स का अरेंजमेंट, और क्यूबिक या FCC में ये देखा जाए ABC टाइप का, ठीक है। एक लेयर A है, उसके ऊपर B टाइप की लेयर है, फिर A टाइप की आ जाती है, तो वो इसमें है, और ABC 3 तरीके की लेयर्स हैं, तो आपका इसमें आ गया। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप जब देखोगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, तो आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर जो दिखेगा वो होगा आपका 12, ठीक है। चाहे CCP हो चाहे फेस सेंटर्ड हो, दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर आपको देखने को मिलता है 12। तो इसमें आप बात कर लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ठीक है। बात करें बॉडी सेंटर्ड की, बॉडी सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका 8, ये आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से वॉइड्स बनते हैं डिफरेंट टाइप्स के, टेट्राहेड्रल वॉइड्स या ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन सकता है, या फिर हम देखते हैं 2 एटम्स के बीच में क्या क्या डिस्टेंसेस होंगे, वो चीज़ हम बात करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम वो देखते हैं। चलिए बात करते हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की, ठीक है। सबसे पहले तो ये बनते कैसे हैं, ठीक है ना। कोई एटम है, जैसे एटम्स के 3 स्फीयर्स ले लिए, ठीक है। 3 स्फीयर्स जब आप देखोगे उनके बीच में कुछ गैप रह जाता है, इस गैप को ही आप टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हो। कब, जब इसके ऊपर एक स्फीयर रख दें और जो दूसरी साइड है उस साइड से आप देखोगे फिर भी वो गैप रहेगा, उसे आप टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता है, 6 स्फीयर्स की वजह से जो वॉइड बनता है उसे आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हो, ठीक है। बात करें रेडियस की, रेडियस जो है टेट्राहेड्रल वॉइड की रहती है 0.225 इंटू आर, या आर की 0.225 टाइम्स। आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ स्फीयर इन क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग में जो भी स्फीयर्स आपके इन्वॉल्व हैं इनकी रेडियस जो है वो है आर। तो इस रेडियस का 0.225 टाइम्स जो डायमीटर रहता है या जो रेडियस रहती है, इन रेडियस की 0.225 टाइम्स रेडियस होती है टेट्राहेड्रल वॉइड की। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस रहती है 0.414 आर, इस रेडियस की इतने टाइम्स, ठीक है। बात करें CCP स्ट्रक्चर बनता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या क्यूबिक क्लोज पैकिंग को और क्या कहते थे, फेस सेंटर्ड आपका वो FCC, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो लोकेटेड रहते हैं बॉडी डायगोनल्स पर, ठीक है। जैसे ये है आपका CCP है, इसके बॉडी डायगोनल क्या होगा, ये है इसका बॉडी डायगोनल, इस पर कहीं ना कहीं ये वॉइड लोकेटेड होंगे। स्ट्रक्चरली तो हम इसे नहीं देख पाते, जो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री में जो हायर रिसर्च होती है वहाँ पे ही पता लग पाएगा, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं समझने के लिए, या हम इसे डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं कि CCP में टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो लोकेटेड रहते हैं बॉडी डायगोनल्स पर, ठीक है। दूसरा हम बात करें ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स लोकेटेड रहते हैं CCP में बॉडी सेंटर्ड एंड एज सेंटर। इस पर क्वेश्चन आ चुका है और आ भी सकता है, आने के भी चांसेस हैं कि CCP में बॉडी सेंटर्ड और एज सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो करते हैं, ठीक है, रहते हैं आपका, ठीक है। एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात जो कि
एक अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें हेल्प करती है कि मान लीजिए अगर n क्लोज पैक्ड स्फीयर्स हैं, मान लो एक स्ट्रक्चर है CCP में, उसमें n स्फीयर्स हैं, ठीक है, जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर उनमें n स्फीयर्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर रहता है n, जितने स्फीयर उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड का होता है नंबर 2n। तो ये बात आपको याद रखनी है। कुछ तरीके क्वेश्चन है जो हम इस सीरीज़ के बाद स्टार्ट करेंगे हम। हाँ जी, तो हम बात करने जा रहे हैं एज लेंथ की और रेडियस की रिलेशन की, ठीक है। सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक देखते हैं। सिंपल क्यूबिक में आप देख पा रहे हो कि जो एज लेंथ होती है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होती है, या रेडियस जो होती है वो हाफ ऑफ एज लेंथ कह सकते हो, ठीक है। इसमें आप क्या देखते हो, FCC या CCP में जो रेडियस आती है निकल करके वो a/2√2 आती है। आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हो, ठीक है। आपको BCC में देखना है अगर, तो BCC में जो आपकी रेडियस आएगी वो होगी √3a/4, √3a/4। ये BCC में आपकी रेडियस निकल करके आई। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी फॉर एग्ज़ाम पर्पस, ठीक है। इसे आप कैसे याद रख सकते हो, एक इसकी ट्रिक है, क्या है, जो एटम्स के बीच का टोटल डिस्टेंस है ना, जितने भी एटम्स होते हैं आपके फेस सेंटर्ड वाले, उसमें उनके सारे वो मिला के 4r बनता है, ठीक है। फेस सेंटर्ड की जो लाइन रहती है, ठीक है। तो 4r को इक्वल कर दो आप फेस डायगोनल से, या स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है a√2, एज लेंथ की मल्टीप्लाई कर दो √2 में, वो आ गया आपका। तो r आ जाएगा a√2/4, और 4 को क्या लिख सकते हो आप, 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2, तो √2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया a/2√2। अगर ये डायरेक्टली याद नहीं हो रहा तो आप ऐसे कर सकते हो। सेम गोज विद दिस, 4r को इक्वल कर दो बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल क्यूब का होता है a√3, तो r हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट हो गया √3a/4। इस तरीके से आप कर सकते हो अगर आप बाई चांस भूल जाओ ये डायरेक्ट, वरना तो ये डायरेक्ट है, जिसे लर्न हो जाए उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे रेडियस रेशो के बारे में। रेडियस रेशो पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, तो वापस से टाइम वेस्ट करने कोई फ़ायदा नहीं है। रेडियस रेशो आप टाइप कीजिएगा लर्निंग हब, या मेरे चैनल पर डायरेक्ट आप देख लीजिएगा, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स के, और उनके कोऑर्डिनेशन नंबर एंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। जैसे हमने NaCl का अगर हम देखें तो NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 और 6 आएगा। Na भी 6 होंगे, Na के चारों ओर 6 होंगे, और क्लोरीन के अराउंड भी 6 Na+ होंगे, ठीक है। जिंक ब्लेंड में 2 तरीके का है, एक तो जिंक ब्लेंड हो गया ZNS, और एक हो गया बुरजाइट, ठीक है। डिफरेंस इसमें क्या है, डिफरेंस तो इसमें कुछ नहीं है, बट इन्होंने टेबल में दे रखा है, ठीक है। दोनों में ही सेम चीज़ें हैं, जिंक ये 4 होंगे, ये भी 4 होंगे। इम्पॉर्टेंट क्या है, ये वाला, ये चीज़ आपकी थोड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन आता है जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, डेंसिटी वाले में, या आपको यही डिस्कस करा देंगे। डेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है, आप यही जान लीजिए इसे। ये होती है डेंसिटी, ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये आपका हो गया मोलर मास, एवोगैड्रो नंबर, एंड दिस इज एज लेंथ। तो क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि CSCl टाइप स्ट्रक्चर है, तो इसमें आप Z की वैल्यू क्या रख दोगे, Z की वैल्यू जल्दबाजी में आप 4 रख दोगे FCC समझ के, लेकिन इसमें जो Z की वैल्यू है वो 1 होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, मिस्टेकन पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट है CaF2 टाइप का। इसमें सोचते हैं स्टूडेंट्स की Ca जो है वो कम अमाउंट में है, F2 ज़्यादा अमाउंट में है, तो F2 ज़्यादा होना चाहिए, बट इसमें रिवर्स है, Ca+8 है, Ca2+ और F नेगेटिव है 4। सेम गोज़ विद Li2O टाइप स्ट्रक्चर, जिसमें Li+ है 4 एंड O2 नेगेटिव है 8। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स में इतना ही था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी एक तो, और आपको ये बेसिक सा NaCl का याद होना चाहिए। ठीक है, आपकी इच्छा है सारा याद करना, सारा कर लें, गुड फॉर यू। ठीक है, हाँ जी, तो अब बात करिए पैकिंग एफिशिएंसी की। पैकिंग एफिशिएंसी में भी बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, MCQs आपसे डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, स्पेशली इन नीट। जेई में थोड़ा और लेवल बढ़ा के पूछ लेते हैं। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी में बेसिकली आपको देखना पड़ता है वैल्यूज़। ठीक है, तो FCC और CCP में आप देख पा रहे हैं 74% जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करते हैं, बचे हुए कितने परसेंट, 6 एंड 26%। क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछ रहा है कि अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना होता है इन FCC या CCP, तो आपको आंसर होना है 74 नहीं देना, आपको 26 देना है। सेम गोज विद 32% इसमें अनऑक्यूपाइड है, सेम गोज विद दिस, इसमें कितना अनऑक्यूपाइड है 48%। ठीक है, 48.6 आई थिंक, हाँ जो हाँ 48.6 ही आएगा। तो आप इस तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही था। अब थ्योरेटिकल पोर्शन आने वाला है हमारा, जैसे कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स थ्योरेटिकल पोर्शन है, देखते हैं उसे फटाफट रिवाइज करने की। हाँ जी, तो हम बात करते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स या इम्परफेक्शंस जो आती हैं सॉलिड्स में। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इसे डिवाइड करते हैं पॉइंट एंड लाइन डिफेक्ट्स में। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट्स वो होते हैं जो किसी लैटिस में पॉइंट के, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड आए। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड कोई डिफेक्ट आ जाए स्पेसिफिकली। दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट्स। लाइन डिफेक्ट्स जो होते हैं वो पूरी की पूरी रोज, एंटायर रोज एंड कॉलम्स में आ जाते हैं। एक रो होती है पूरे लैटिस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, एटम्स की, पूरी रो में ही डिफेक्ट आ गया। ठीक है, तो हो गया लाइन डिफेक्ट। हमारे सिलेबस में लाइन डिफेक्ट्स नहीं है, जस्ट इसकी डेफिनेशन दे दी आपको। ठीक है, नीट के सिलेबस में हमें डिस्कस करना है सारा का सारा पॉइंट डिफेक्ट्स। पहले तो देखते हैं कैसे कैसे ये डिवाइडेड है। तो पॉइंट डिफेक्ट्स डिवाइडेड हैं स्टोशियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोशियोमेट्रिक। ठीक है, स्टोशियोमेट्रिक फर्दर 2 टाइप्स के हैं, नॉन स्टोशियोमेट्रिक भी फर्दर 2 टाइप्स के हैं। ठीक है, स्टोशियोमेट्रिक जो है वो नॉन आयनिक और आयनिक पे है। ठीक है, नॉन आयनिक में है वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल, और आयनिक में है आपका फ्रैंकल एंड शॉर्ट की। फ्रैंकल डिफेक्ट को आप डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हो। डिसलोकेशन डिफेक्ट, क्या वीडियो सही दिखाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल सही दिखाई दे रही है, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी स्टार्टिंग में लेक्चर के। ठीक है, बात करें नॉन स्टोशियोमेट्रिक। नॉन स्टोशियोमेट्रिक मेटल एक्सेस हो सकता है, मेटल डेफिशिएंसी हो सकता है। ठीक है, अब इनके डिटेल में आइए जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं जिसमें किसी भी सॉलिड्स की स्टोशियोमेट्री डिस्टर्ब ना हो, मीन्स कैटायन और एनायन का रेशो जो होता है पर्टिकुलरली वो आइडियल केमिकल फार्मूला में भी वही हो, और जो हम एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू देखें वो भी वही हो। ठीक है, नॉन स्टोशियोमेट्रिक में कैटायन और एनायन का जो रेशो है वो डिफर कर जाता है बाय एक्चुअल या फिर आइडियल केमिकल फार्मूला से। ठीक है, बात करें स्टोशियोमेट्री 2 टाइप्स के, नॉन आयनिक में आयनिक। नॉन आयनिक की बात करें पर्टिकुलरली, नॉन आयनिक में वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल। ठीक है, वैकेंसी में मीन्स वैकेंट साइट्स जनरेट हो गई हैं किसी इसमें लैटिस में, और आपको उसकी डेंसिटी ऑब्वियसली डिक्रीज कर गई। वैकेंट साइट्स मीन्स कोई आपका छोड़ के चला गया कोई आयन। ठीक है, तो वो डेंसिटी डिक्रीज करेगा ऑब्वियसली। दूसरी बात करें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की, इंटरस्टिशियल में कोई बाहर का जो आया, बाहर से ऑक्यूपाई कर ली उसने इंटरस्टिशियल साइट, बाहर से कोई आयन आया और डेंसिटी ऑब्वियसली उसकी इंक्रीज कर गई। ठीक है, बात करें आयनिक में, आयनिक के केस में फ्रैंकल डिफेक्ट है और शॉर्ट की डिफेक्ट है। ठीक है, फ्रैंकल को डिसलोकेशन भी कहा, बता चुके हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी सेम रहती है। डेंसिटी क्यों सेम रहती है? क्योंकि मेरे भाई फ्रैंकल डिफेक्ट में आपके जो आयंस हैं, ठीक है, वो अपने ही लैटिस से दूसरी इंटरस्टिशियल साइट पर जाते हैं उसी लैटिस की। ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या था, कोई बाहर से
आया और इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ली। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट में उसी लैटिस का कोई आयन आया और उसी लैटिस की इंटरस्टिशियल साइट पर उसने अपना घेरा जमा लिया, जो भी कहना, ठीक है। तो आ गया, तो डेंसिटी इसीलिए सेम रहेगी क्योंकि एटम के अंदर ही हो रहा है जो खेल हो रहा है, ठीक है। स्मॉलर आयन जो पॉजिटिव होता है वो किसी इंटरस्टिशियल साइट पर चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते? क्योंकि जो उसमें आपके डिफरेंस रहता है, जो उसमें इंटरस्टिशियल साइट उसमें नहीं हो पाती, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए कैटायन और एनायन में जो डिफरेंस है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। शॉर्ट की डिफेक्ट में बात हो, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग, ठीक है। शॉर्ट की में क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग होते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट में, ठीक है। बात करें नॉन स्टोइचियोमेट्रिक की, मेटल एक्सेस हो सकता है, मेटल डेफिशिएंसी हो सकता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं वैकेंट साइट्स को, ठीक है। उस चीज़ को हम कहते हैं एफ सेंटर्स और ये कलर इम्पार्ट करते हैं टू द क्रिस्टल, ठीक है। तो एफ सेंटर्स उन्हें कहते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स जब ऑक्यूपाई कर लें किसी वैकेंट साइट्स को, तो उस जगह को आप कहते हो एफ सेंटर, या उसे आप कहते हो कलर्ड सेंटर, ये कलर्ड इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। बात करें पॉजिटिव आयन होते हैं एक्सेस में, ये तो इलेक्ट्रॉन्स की बात थी, पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं एक्सेस में, ठीक है। कैटायनिक वैकेंसीज हो सकती हैं, जैसे ZNO को आप हीट करोगे तो उसमें पॉजिटिव आयंस एक्सेस में हो जाएंगे। बात करें मेटल डेफिशिएंसी की, मेटल डेफिशिएंसी मीन्स कुछ कमी आ गई आयंस में किसी मेटल के, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्मॉल चार्ज जो कैटायन होते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं। जैसे Fe+2 का एग्जाम्पल हम देखें, किसी क्रिस्टल से Fe+2 मिसिंग हो गए तो होता क्या है, जो स्मॉल चार्ज के जो मिसिंग हुए उसे कंपेंसेट करने एक लार्ज आपका ज़्यादा चार्ज का कैटायन आ जाता है और उसके चार्ज को कंपेंसेट कर देता है, ठीक है। तो Fe+3 आ जाएगा अगर किसी क्रिस्टल से Fe+2 आयंस जो है वो निकल गए हैं, तो उसे कंपेंसेट करने या उसे चार्ज को बैलेंस करने या बढ़ाने, वो क्या आ जाएगा, Fe+3 आयन आ जाएगा, ज़्यादा चार्ज वाला आयन आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख ली है, ये सारे इफ़ेक्ट्स आपको होप सो समझ आ गए होंगे। एक बार फ्रैंकल और शॉर्टकी के एग्जांपल्स भी देख लीजिए। फ्रैंकल डिफेक्ट का एग्जांपल हो गया आपके ZnS या फिर AgCl, ZnS और AgCl एग्जांपल्स आपके पूछ लेते हैं। AgBr ऐसा है जो दोनों का एग्जांपल है, फ्रैंकल का भी शॉर्टकी का भी, ठीक है। आपके शॉर्टकी डिफेक्ट के एग्जांपल्स आप देखो, इसमें हो जाएगा NaCl और KCl, NaCl एंड KCl। तो ये आपके एग्जाम, वीडियो सही दिख पा रही है आपको बिल्कुल? हाँ जी, वीडियो क्लियर है अब, ठीक है। तो भाई ये आपके डिफेक्ट्स थे। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में आपका चैप्टर फिनिश ही होने जा रहा है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए बात करते हैं। हाँ जी, तो चलिए बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टिविटीज़ के बेसिस पे आपको इन्हें कैसे डिफाइन किया सब्सटेंसेस को, जैसे कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है 10⁴ टू 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो। आपकी इंसुलेटर्स की जो होती है कंडक्टिविटी वो होती है 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 ओम मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स, सॉरी। बात करें सेमीकंडक्टर्स की होती है 10⁶ टू 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यूनिट आपको याद होनी चाहिए कंडक्टिविटी की, ठीक है। देखते हैं बैंड्स की ओवरलैपिंग के केसेस में। तो बैंड्स की ओवरलैपिंग जो रहती है, कंडक्टर्स के केस में तो ओवरलैपिंग होती है बैंड्स की प्रॉपर्ली बहुत ही ज़्यादा कम, मीन्स इवन होता ही नहीं एनर्जी गैप। जो एनर्जी गैप आप देखते हो ना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, तो आपका जो एनर्जी गैप है ये आपका कंडक्टर्स के केस में बहुत ही कम होता है। ये कह सकते हैं आप ओवरलैपिंग ही हो जाती है इनकी, ठीक है। बहुत ही भद्दा डायग्राम बनाए। इसी बात पे हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी गैप होता है। एनर्जी गैप कंडक्शन बैंड और किसके बीच में, आपका वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। बात करें आप सेमीकंडक्टर में थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। अब हर बार डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप समझ गए होंगे।
बात करें डोपिंग की, डोपिंग होता है कि इम्प्योरिटी ऐड कर दिया आपने, है ना, इम्प्योरिटी ऐड करने को ही डोपिंग कहते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। सूटेबल इम्प्योरिटी अगर आप ऐड कर दो, किस वजह से ऐड करनी है भाई? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस, तो आप कहते हो उसे डोपिंग। ठीक है, डोपिंग दो तरीके के वो सब्सटेंस दे सकती है। पहला, अगर आप ग्रुप 15 देखो, नाना पाटेकर है, सब बिंदास, तो आप में इनमें से कोई ऐड करोगे, अगर ग्रुप 14 वाले, ग्रुप 14 को स्टैंडर्ड मानते हैं हम, तो ग्रुप 14 में अगर इनमें से कोई ऐड करोगे तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर देंगे, क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 14। बात करें आप ग्रुप 13 की, ग्रुप 13 ऐड करोगे तो ये देंगे पी टाइप, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 14। ठीक है, तो ये पी टाइप होंगे, ये एन टाइप होंगे, तो ये सेमीकंडक्टर इस तरीके से देंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं, आइए। हाँ जी, तो हम बात करने जा रहे थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से आप देखते हो, ये आपकी 5 तरीके के बताए गए हैं सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं इन मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, सबसे पहले बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। ये क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को रख दिया जाए तो वो वीकली अट्रैक्टेड होंगे टुवर्ड्स द फील्ड। ठीक है, वीकली अट्रैक्ट होंगे। इनमें क्या खास बात होती है? इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लाइक O2 एंड Cu+2। ठीक है, O2 में बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगा, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसकी बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। बस इतना जान लीजिए कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक होता है फिलहाल के लिए, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरी बात आप बात करो डायमैग्नेटिक की। डायमैग्नेटिक क्या होता है? जो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए जाएँ तो ये वीकली अट्रैक्टेड होंगे मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में जब वीकली अट्रैक्टेड कौन थे? पैरामैग्नेटिक। ये क्या होंगे? वीकली रिपेल होंगे, जस्ट अपोजिट टू पैरामैग्नेटिक। तो वीकली रिपेल्ड होने वाले डायमैग्नेटिक कहलाएंगे, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? पेयर्ड रहते हैं। इसके एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा, H2O एंड NaCl। ठीक है, तीसरी बात हम करें फेरोमैग्नेटिक। फेरो, एंटी फेरो एंड फेरी, इन तीन में हम देखते हैं डोमेन के बेसिस पे, डोमेन्स कहते हैं इन्हें, जो कि एक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है देखना, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप देखते हो, लेकिन फॉर द कन्वीनियंस आप इन्हें इस तरीके से शो कर सकते हो। तो फेरोमैग्नेटिक में जितने भी डोमेन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहते हैं, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा निकल के आता है। इसीलिए फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस हैं आपके परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं, और परमानेंट मैग्नेट इनसे बनाई जा सकती है या बनाई जाती है, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आयरन इज़ अ मैग्नेट। ठीक है, बात करो एंटी फेरोमैग्नेटिक की। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट तो करते हैं इनसे कि ये पैरा या फेरोमैग्नेटिज्म शो करें, लेकिन इनका जो है नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो हो जाता है। क्यों? ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। अपोजिट डायरेक्शंस में इक्वल नंबर डोमेन्स, मान लो ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आ गया, फिर से ये ऊपर जा रहा है नीचे आया, तो इन दोनों ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। इस वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, बात करें लास्ट फेरी मैग्नेटिक की। फेरी मैग्नेटिक को भी हम एक्सपेक्ट करते हैं लार्ज मैग्नेटिज्म शो करें, लेकिन ये भी स्मॉल नेट मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है। क्यों? क्योंकि जो इसके डोमेन्स हैं वो अनइक्वल नंबर हैं, अनइक्वल नंबर में है डायरेक्शन। ठीक है, ये मान लो 2 ऊपर जा रहे हैं, एक नीचे चला गया, फिर 2 ऊपर चले गए। ठीक है, तो पर्टिकुलरली हम देखें कि इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कम आता है। ठीक है, ज़ीरो नहीं आता, बहुत ज़्यादा नहीं आता, ना तो बहुत ज़्यादा आता एक ही डायरेक्शन में, ना ही ज़ीरो आता अपोजिट डायरेक्शन में। इनका कह सकते हैं जो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक के बीच के सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स हैं मिक्स्ड ऑक्साइड जैसे Fe3O4 या फिर MgFe2O4। तो ये आपके एग्जांपल्स थे कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाले सब्सटेंसेस के, कौन से शो करते हैं, कौन से क्या तरीके की शो करते हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो किस तरीके से बिहेव करेंगे, या उनका क्या रीज़न है ऐसा होने का। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमने पढ़ी, और यहाँ पर आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर हुआ फिनिश। तो इसी के साथ आप नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। तो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे,
और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। फर्स्ट 12th क्लास हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। और सीरीज़ में हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। तो मैं सोच रहा हूँ पहले फिज़िकल केमिस्ट्री आपकी हो जाए, फिज़िकल के बाद ऑर्गेनिक करेंगे एंड देन एट द लास्ट इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो 12th क्लास में जो भी फिज़िकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं पहले हम वो कवर करने जा रहे हैं। आई थिंक शुरू के 4 चैप्टर्स आपके फिज़िकल केमिस्ट्री के हैं 12th क्लास में, बाकी हम बात करेंगे। या फिर आप जैसे बताइएगा एक साथ ही फिज़िकल केमिस्ट्री सारी, फिर एक साथ ऑर्गेनिक और एक साथ इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा जैसे भी आपको सूटेबल लगे। तो इसी के साथ सॉलिड स्टेट हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की, उसे भी हम बहुत ही जल्दी रैपिड रिवीजन करने की कोशिश करेंगे और आपको समझ भी आ जाए। इस तरीके से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अभी तो ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जितना भी है आपको समझ आना चाहिए और आपको डेटा पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि भाई डेटा जो है वो वैलिड डेटा है कि नहीं। एग्ज़ाम पर्पस के लिए आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन अगर आपका फंसे, मुश्किल से 10 में से आपके 2 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं जो एक्स्ट्रा पूछ लिए गए हैं या थोड़ा घुमा के पूछ लिए गए हैं, वरना आपके कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। फिर भी कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो आप क्वेरी के लिए मुझे DM कर सकते हैं learning_hub 599 पर। आपके जो भी डाउट्स हैं मैं उन डाउट्स पे वीडियो बना दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, ठीक है। बाय।